दोस्तों आज भले ही आप निरमा यूज करते हो या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि बचपन में देखा गया ये ऐड आपको जरूर याद होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। ये वही निरमा है जो हमारे बचपन में डिटर्जेंट मार्केट का किंग हुआ करता था। लेकिन ऐसी क्या मिस्टेक हो गई कि इसका मार्केट शेयर 60% से ड्रॉप होकर सिर्फ 6% रह गया। लेकिन जरा रुकिएगा, अगर आपको लगता है कि निरमा मार्केट से गायब हो गई है तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल आज भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन वो कैसे, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, निरमा गर्ल की इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी आप मिस न करिएगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब गुजरात के पाटण में करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता खोड़ीदास पटेल एक गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैसों की तंगी के बावजूद उन्होंने करसन भाई की पढ़ाई लिखाई से कोई भी समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट्री से बीएससी कराई। खोड़ीदास को उम्मीद था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगा और यही वो तरीका है जिससे उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे, मगर पिता की इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया और फिर इसके बाद से वो अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप के कॉटन मिल्स में काम करने लगे। फिर आया 1969, जब गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई और फिर इस नौकरी के चलते परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों 1969 ऐसा समय था जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उस टाइम पर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। गरीबी और तंगहाली के उस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसी चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसे में कपड़े धोने के लिए साल्ट, सोडा या फिर ऐश यानी कि राख का इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को जब करसन भाई पटेल ने देखा तो उन्होंने अपने केमिस्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने की सोची, जो था सस्ता और इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए वो दिन भर अपनी जॉब और फिर शाम में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसी दौरान एक दिन उनकी बेटी निरुपमा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट में निरुपमा की मौके पर ही मौत हो गई। निरुपमा करसन भाई पटेल की सबसे लाडली बेटी थी, इसीलिए उसकी मौत का इन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। अब ये करसन भाई पटेल का प्यार ही था कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने खुद से ये वादा किया कि बेटी के नाम को वो इतना पॉपुलर बना देंगे कि उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी याद किया जाएगा। इसी सोच के ही साथ उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर का काम तेज कर दिया, जिसमें कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फिर किया, वापस से फेल हुआ और इस तरह लगातार कोशिश करने के बाद एक दिन आखिरकार उन्होंने उस फार्मूला को ढूंढ ही निकाला जिसने इंडियन मार्केट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। एक्चुअली करसन भाई पटेल ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला जो फास्फेट फ्री था और इस वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए तो बेहतरीन था ही, साथ ही हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया था निरमा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे। साथ ही उन्होंने डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर भी लगाई थी, जो कि निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्तों प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन दिक्कत थी कि उसे बेचे कैसे। इसके लिए करसन भाई पटेल कई सारे रिटेलर्स से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उनके प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद से करसन भाई पटेल के पास 2 रास्ते बचे थे, या तो वो अपने इस प्रोडक्ट को फेंककर वापस अपनी सरकारी नौकरी में खुश रहें या फिर खुद लोगों के घर घर जाकर इसे बेचने की कोशिश करें। करसन भाई पटेल ने दूसरा ऑप्शन चुना। हालांकि उन्हें यह आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का क्या फीडबैक होगा, कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले निरमा के कुछ पैकेट्स अपनी साइकिल पर बांध लिए। ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले हर घर में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इनके डिटर्जेंट को यूज किया तो उन्हें ये राख या फिर उस समय मिलने वाली टिकिया के मुकाबले ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट लगने लगा, जिसके बाद से वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताने लगे और इस तरह के वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट के चलते धीरे धीरे निरमा की सेल्स में इजाफा होने लगा। इस सक्सेस का रीजन डिटर्जेंट की बेटर क्वालिटी तो थी ही, लेकिन इसके लो प्राइस ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
क्योंकि उस समय हिंदुस्तान लीवर, जो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, उसका सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, जिसके 1 किलो का प्राइस था 13 रुपए और इसे खरीदना गरीबों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए करसन भाई पटेल ने अपने डिटर्जेंट का प्राइस मात्र 3 रुपए पर किलो रखा ताकि हर कोई इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। इतने सस्ते प्राइस में जब इतना कमाल का प्रोडक्ट मिलने लगा तो फिर लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे सिर्फ प्राइस और क्वालिटी ही एकमात्र फैक्टर नहीं था, बल्कि वो भरोसा भी एक अहम वजह था जो कि करसन भाई पटेल ने अपने कस्टमर्स को दिलाया था। असल में उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर उनका डिटर्जेंट कपड़े साफ करने में फेल हो जाता है तो फिर वो कस्टमर्स का पूरा पैसा वापस लौटा देंगे। इस गारंटी ने लोगों के मन में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते निरमा हर घर में इस्तेमाल होने लगा। अब इससे करसन भाई पटेल को काफी प्रॉफिट हुआ और फिर उन पैसों को उन्होंने वापस से अपने इसी बिजनेस में ही लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की से करसन भाई पटेल कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन छोटी सी गलियों तक सीमित नहीं रहना था। लेकिन दोस्तों, उनका एम उनसे बहुत दूर था, क्योंकि इस समय वो एक जॉब भी कर रहे थे। साथ ही वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे थे। वो इन सब चीजों में इतने ज्यादा फंस गए थे कि उनसे ना तो ठीक से जॉब हो पा रही थी और ना ही बिजनेस। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेंगे, जिसके लिए 3 साल बाद यानी 1972 में करसन भाई ने अपनी हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया और फिर अहमदाबाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर कुछ एम्प्लॉयज की मदद से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लगे। और कुछ इस तरह से करसन भाई की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया कि 1988 तक निरमा मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने कम समय में निरमा ने ये कमाल किया कैसे? तो असल में एक शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए करसन भाई पटेल ने निरमा की रेडियो एडवर्टीजमेंट करने की सोची, जिसके लिए 1975 में इन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कोलैबोरेट किया। और दोस्तों, यहीं से निकल करके आया कंपनी का मोस्ट पॉपुलर जिंगल सबकी पसंद निरमा, जो कि इतना पसंद किया गया कि इसे अगले 33 सालों तक एड्स के लिए इस्तेमाल किया गया। इस रेडियो एड की वजह से गुजरात के बाहर भी निरमा को पहचान मिलने लगी, लेकिन इसके बावजूद सर्फ की पॉपुलैरिटी के आगे वो ज्यादा साइन नहीं कर सकी। इधर शॉपकीपर्स को भी चिंता रहती थी कि अगर वो निरमा का स्टॉक उठाते हैं तो वो कहीं दुकान में अनसोल्ड न रह जाए, क्योंकि सर्फ मार्केट में अपना एक अलग ही प्रेजेंस बना चुका था। वहीं निरमा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, इसीलिए दुकानदार निरमा को कभी भी माल का पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। 1982 में तो करसन भाई पटेल को यह लगने लगा कि वह बैंकरप्ट हो जाएंगे और फिर इस सिचुएशन में वो सोचने लगे कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि दुकानदार फुल पेमेंट करके उनके प्रोडक्ट को खरीदें। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया और उन्होंने मार्केट में मौजूद निरमा के 90% स्टॉक को वापस मंगवा लिया। इसके बाद से कंपनी ने सबकी पसंद निरमा का अपना पहला टीवी एड जारी किया और इस एड में हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कैरेक्टर्स को डाल के कंपनी ने सीधे फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसकी वजह से ये एड कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा। ये कॉमर्शियल्स लोगों को इतना पसंद आया कि अगले ही दिन से दुकानों पर निरमा मांगने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ता था, क्योंकि स्टॉक तो था ही नहीं। इधर दुकानदार भी परेशान हो गए कि आखिर वो कैसे जल्दी से जल्दी निरमा को रीस्टॉक करें। करसन भाई पटेल की इस स्ट्रैटेजी ने खूब कमाल दिखाया, क्योंकि रोज रोज निरमा की बढ़ती मांग की वजह से वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निरमा को अपनी शॉप में रखने से आनाकानी करते थे, वो एडवांस पेमेंट देकर उन्हें रीस्टॉक करने लगे। इससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ और निरमा का फाइनेंस स्ट्रांग होने के साथ साथ मार्केट में पॉपुलैरिटी भी काफी इंक्रीज हो गई। लेकिन दोस्तों, जब 1969 में निरमा को लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने निरमा को अपना कॉम्पिटिटर मानने से ही इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ये लो इनकम मार्केट हमारा नहीं है और हम निरमा के टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब जल्दी उन्होंने निरमा की सक्सेस देखी तो उन्हें ये समझ आ गया था कि ये ब्रांड उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस निरमा तक तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय की फेमस टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी से ऐड कराई, जो कहती हैं कि सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। इस ऐड के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बताना चाहता था कि भले ही उनका सर्फ निरमा से महंगा हो, लेकिन मार्केट में तो बेस्ट यही है।
पर दोस्तों उस टाइम तक बहुत बड़ी संख्या में लोग निरमा के लॉयल कस्टमर बन चुके थे। ऐसे में इस तरह का एडवर्टीजमेंट उनके माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं कर सका। डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिली सफलता के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने की सोची, जिसके बाद से 1987 में इसने निरमा डिटर्जेंट केक को भी लॉन्च किया, जो अगेन चीप प्राइस में एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट था। और दोस्तों अपने इसी तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से साल 1988 आने तक निरमा 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में करके सच में सबकी पसंद निरमा बन गया था। दिसंबर 1998 में जब आर पैनल ने सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि निरमा डिटर्जेंट केक मार्केट में मौजूद बाकी डिटर्जेंट केक के मुकाबले पानी में कम मेल्ट होता है और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों 1988 में 60% मार्केट शेयर वाले निरमा के पास 2015 आते आते मात्र 12% मार्केट शेयर रह गया और 2019 में ये कम होकर 6% से भी ज्यादा ड्रॉप हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर निरमा के साथ ऐसा हुआ क्या कि ये सीधे अर्श से फर्श पर आ गिरा। तो असल में दोस्तों जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने देखा कि बहुत कोशिशों के बावजूद निरमा उनसे आगे ही निकलता जा रहा है, तो फिर ऐसे में उन्होंने लो इनकम मार्केट में भी एंटर करने का प्लान बनाया, जिसके बाद 1988 में इसने व्हील डिटर्जेंट पाउडर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि निरमा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, क्योंकि इसका प्राइस भी निरमा के प्राइस के ही आसपास रखा गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील को इस तरह से एडवर्टाइज किया कि लोग यह समझे कि उनके कोमल हाथों के लिए निरमा अनसेफ है, जबकि व्हील जेंटल प्रोडक्ट। इस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लो प्राइसिंग और एडवर्टीजमेंट के दम पर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और निरमा से दूर करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का व्हील ही नहीं था जो कि निरमा को टक्कर दे रहा था, बल्कि मार्केट में एक ऐसा कॉम्पिटिटर भी एंटर कर चुका था जो कि व्हील के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, और उस कॉम्पिटिटर का नाम था घड़ी डिटर्जेंट। व्हील के एक साल पहले यानी 1987 में RSPL ने घड़ी को लॉन्च किया, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया ताकि रूरल कस्टमर्स, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स को भी टारगेट किया जा सके। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि घड़ी की स्ट्रैटेजी भी निरमा के जैसे सेम टू सेम थी। अब जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो निरमा अपने हीरो प्रोडक्ट पर ध्यान देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और भी सक्सेसफुल आइटम्स को ऐड करने की कोशिश करने लगा। इसीलिए 1990 में निरमा ने अपना साबुन लॉन्च किया, जिसका ऐड उस समय की मशहूर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे से कराई गई। और दोस्तों निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह इसका भी जिंगल सौंदर्य साबुन निरमा भी काफी पॉपुलर हुआ। अब दोस्तों इन सभी स्ट्रैटेजीज से निरमा को फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन इसके साथ ही सस्ते प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। एक्चुअली सस्ते रेट पर कई अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद से मार्केट में निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड वाला इमेज बनने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए करसन भाई ने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंटर करने की सोची। और दोस्तों निरमा ने अपने प्रीमियम डिटर्जेंट पाउडर के रूप में सुपर निरमा वॉशिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस किया, और सिर्फ 2 साल में ही इसने प्रीमियम मार्केट में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसके बाद से निरमा ने शैम्पू, टूथपेस्ट, शुद्ध नाम के खाने का नमक और इनके ही जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। लेकिन शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो ये सोच रखा था कि चाहे निरमा कुछ भी कर ले, वो उससे अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस पाके ही रहेगा। इसीलिए लगातार एड कैंपेन और कई तरह के एफर्ट्स के बाद आखिरकार साल 2000 के आसपास व्हील ने निरमा को बीट करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों निरमा के पिछड़ने की वजह सिर्फ HUL की एड कैंपेन नहीं थी, बल्कि निरमा को लेकर कंज्यूमर्स का परसेप्शन भी बदल चुका था और कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जितनी कि बजट सेगमेंट में मिली थी। इसीलिए काफी कोशिश के बाद भी निरमा एक चीप ब्रांड होने का टैग रिमूव नहीं कर सका। अब एक तरफ तो उस समय लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही थी, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक नए नए ब्रांड आ चुके थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति भला उस पुराने निरमा को क्यों ही खरीदेगा जिसमें इनोवेशंस के नाम पर कुछ खास नहीं दिखता। असल में लंबे समय से निरमा ने न तो अपनी पैकेजिंग चेंज की थी और न ही एड जिंगल बदलने का कोई प्रयास किया। हालांकि निरमा को भी शायद मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और कस्टमर्स के बदलते परसेप्शन का अंदाजा लग गया था, इसीलिए उसने अपने बिजनेसेस को अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। साल 1995 में करसन भाई पटेल ने एजुकेशन के फील्ड में भी एंटर करने की सोची और अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नींव रखी।
और दोस्तों इसी तरह के अदर बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई होने के चक्कर में निरमा ने अपने मेन बिजनेस पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसका भरपूर फायदा इसके कॉम्पिटिटर्स को मिलने लगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये रही कि लगातार गिरते मार्केट शेयर के बाद भी निरमा ने अपने एक्विजिशन की रफ्तार को कम नहीं किया। 2007 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सीयरलेस वैली मिनरल्स को खरीदा और इस एक्विजिशन के बाद से निरमा वर्ल्ड की टॉप 7 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गया। इसके बाद से 2014 में निरमा ग्रुप ने राजस्थान के निम्बोल में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत की और इस कंपनी का नाम रखा गया नुवोको-विस्टा, जिसे करसन भाई के 2 बेटे राकेश और हिरन भाई पटेल संभालते हैं और आज नुवोको इंडिया का 5th लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है। इसके बाद से 2016 में निरमा ग्रुप में एक और नाम जुड़ गया, लाफार्ज इंडिया का, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लाफार्ज होलसिम की इंडिया यूनिट थी। इसके साथ ही साल 2020 में निरमा ग्रुप ने इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। अब एक तरफ देखें तो कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अपने मेन बिजनेस से हाथ खींचती ही जा रही थी, क्योंकि इस समय तक मार्केट में आईटीसी, यूनिलीवर और गोदरेज जैसे और भी कई सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे, जिसे बीट करके वापस से अपनी पोजीशन को हासिल करना शायद अब पॉसिबल नहीं रह गया था। इसीलिए निरमा ने अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज निरमा ग्रुप डिटर्जेंट और सीमेंट के अलावा कई सारे सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, लेकिन एट द एंड हम यह कह सकते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के इतने बड़े एम्पायर की नींव रखना आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। आज करसन भाई पटेल भारत के 63वें सबसे अमीर आदमी हैं और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इनकी टोटल नेटवर्थ $3.45 बिलियन है। अब वैसे तो करसन भाई की उम्र 80 को टच करने वाली है, लेकिन इनके अंदर का जज्बा और कुछ कर दिखाने की जिद के चलते ये आज के जनरेशन के लिए भी आइडल हैं।